हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? इंटरव्यू बाबा की शरण में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। आपने देखा होगा कि जब आप किसी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना हो या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना हो, तो वो आपको आसानी से मिल जाता है, उसकी वीडियोज़ आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक इंटरव्यू में जाने जाते हुए आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? आपके कपड़े कैसे होना चाहिए? आपके आपके अटायर कैसे होने चाहिए? आपको कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करना है? और अगर गलती से भी आपके मन में कोई फ़ियर आ गया, कोई डर बैठ गया, कोई कन्फ्यूज़न बैठ गई, तो उस डर को कैसे दूर करना है? दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो अब जितनी भी देर आप इस वीडियो को देखेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल नया होगा, आपको हर इंटरव्यू में मदद करेगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि आज क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना कैसे है? दोस्तों वो तरीके मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप किन चीज़ों को दिमाग में रखकर, किन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाएँ, तो आपके पाँव ना लड़खड़ाएँ, आपके दिल में डर ना हो। अगली बात व्हाट शुड बी द बॉडी लैंग्वेज दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी लैंग्वेज। हम इसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। अगर बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो मैं और भी वीडियोस डालता रहूंगा कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि हम एक छोटे से वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे। तो अगला देखेंगे दोस्तों, व्हाट शुड बी द प्रॉपर अटायर्स और ड्रेसिंग सेंस। आपकी अटायर्स कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे चलना है, आपको कैसे बैठना है, आपके बात करने का ढंग कैसे होना चाहिए, आपकी आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं एक इंटरव्यू में जाके, आपकी पूरी बॉडी पे क्या एक्सप्रेशन होने चाहिए। इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना कैसे है। देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, हैविंग ए प्रॉपर नॉलेज ऑफ द जॉब प्रोफाइल इज मस्ट। आपको अपने जॉब प्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए। ऑलवेज रीड योर टर्म ऑफ रेफरेंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दैट यू कैन बी स्पेसिफिक टू योर लर्निंग क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जब भी हम किसी जॉब के बारे में हमें सुनते हैं या हमें इंटरनेट पे दिखाई देता है, तो वहां पर सबसे बड़ी चीज होती है कि व्हाट वुड बी योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका टर्म ऑफ रेफरेंस उस जॉब से रिलेटेड क्या होगा, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, आपको वहां पर क्या क्या चीजें करनी है। आपको शुरुआत से लेके एंड तक सब चीज़ों का पता होना चाहिए। आपको अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि आपका सीनियर भी क्या करेगा, उस कंपनी में आपका क्या रोल होगा। इन सब चीज़ों का आपको हर तरीके से ध्यान रखना है। आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि ये मेरे काम है और इन-इन चीज़ों को मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो ये जग अगर चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होंगी, तो ये आपको 100% बेनिफिट करेगा। अगली चीज़ देखते हैं दोस्तों, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गनाइजेशन। दोस्तों हम जनरली क्या करते हैं कि जॉब हमें पता चली कि जॉब देखी हम, ठीक है अपना सीवी लेके इंटरव्यू देने चले गए, लेकिन ये हमारी हमारी गलती होती है। दोस्तों हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन उस कंपनी से रिलेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इकट्ठी करनी है, ताकि अगर कोई भी ऐसा सवाल कुछ पूछा जाए, जनरल क्वेश्चन होता है कि आप हमारी कंपनी के बारे में जानते हैं, क्या आपको पता है कि क्या हमारे प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं या हमारा एंड प्रोडक्ट क्या क्या होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, विप्रो की अगर मैं बात करूं तो विप्रो एक बहुत बड़ी कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है। लेकिन जनरली अगर मैं सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की बात करूं तो उस आईटी डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें होती हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग के इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, आपका वहां पर क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। और ये चीजें अगर मैं इसके बारे में जानकारी की बात करूं तो आजकल के टाइम में ये जानकारी इकट्ठी करना बहुत आसान है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको इंटरनेट पे जाना है, गूगल बाबा के पास जाना है, वहां कंपनी का नाम लिखना है या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है और आपके पास बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो जाती है। वहां पर आपको पता चल जाता है कि इस कंपनी की क्या क्या काम है, कब से ये कंपनी अस्तित्व में कब आई, कब ये कंपनी क्रिएट हुई, इसका आगे इसका ग्रोथ कैसी रही, सब चीजों के बारे में। ये सिर्फ 5 मिनट का काम होता है, लेकिन लोग जनरली इस काम को नहीं करते हैं। इस काम का इफेक्ट क्या पड़ता है कि अगर बाय चांस इंटरव्यूअर ने आपसे कंपनी से रिलेटेड कुछ पूछ दिया और आपने वो डिटेल सामने वाले के इंटरव्यूअर के सामने बिछा दी, तो दोस्तों सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है कि ये इंसान
ये बच्चा या ये कैंडिडेट पूरी रिसर्च करके आया है कंपनी के बारे में, इसका जो लर्निंग कोशेंट है वो बहुत अच्छा है, ये खुद भी सीखता रहता है। दोस्तों हमें जानकारी इकट्ठी करनी है उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी के बारे में। आगे देखिए, ट्रांसलेट योर स्ट्रेंथ इनटू जॉब रिलेटेड लैंग्वेज। दोस्तों जब इंटरव्यूअर हमसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या कर सकते हैं या अ, आपका ये जो रोल्स हैं या आपका जो पर्टिकुलर काम है, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो आंसर होगा वो जॉब रिलेटेड या कंपनी सेंटर्ड होगा। ठीक है? इस चीज़ पे आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो बात है, वो जॉब रिलेटेड या कम्युनिकेशन कंपनी सेंटर्ड होना चाहिए। कैसे? जनरली अगर हम आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपको अगर ये जॉब मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है? तो उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं या एक नॉर्मल कैंडिडेट की कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने करियर को आगे बढ़ा सकता हूँ या मैं अपने करियर में ये ग्रोथ देखता हूँ। नहीं दोस्तों, आपको ऐसा जवाब नहीं देना है। आपको जवाब देना है कि अगर मुझे ये जॉब मिल जाती है, तो उस जॉब को मिलने के बाद कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? आपकी टीम को क्या फ़ायदा होगा? आपकी टीम क्या ग्रोथ कर सकती है? यहाँ पर यही चीज़ है कि आपकी जॉब मिलने के बाद आप उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आपको इस तरह से दिखाना है। इसका इफ़ेक्ट भी मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है इंटरव्यूअर के कि ये इंसान, ये कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है। ये एक अ, कम्युनिटी ग्रोथ के बारे में सोचता है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमें जॉब जॉब रिलेटेड लैंग्वेज में बात करनी है। हमें एम्प्लॉयी सेंटर्ड नहीं, हमें कंपनी सेंटर्ड रहना। आगे की बात देखते हैं दोस्तों, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर मैं बात करूं, आप रिसर्च के बेस पे देखिए कि 70 टू 80% इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है क्या? एक इसे इसे अगर हम बोले तो एक अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है? इस अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि बात की शुरुआत हो, सामने वाले का कॉन्फिडेंस देखा जाए। ठीक है? तो इसमें यही चीज होती है कि एक कम्युनिकेशन की शुरुआत के लिए और सामने वाले की कॉन्फिडेंस को देखने के लिए कि सामने वाला घबरा तो नहीं रहा अपने बारे में बोलते हुए, क्या अपने, और सबसे बड़ी बात, क्या अपने बारे में भी इंसान अच्छे से बता सकता है या नहीं। यहाँ ये पहला क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपकी जॉब का सिलेक्शन 30 से 60% तक डिसाइड कर देता है। क्यों पूछा जाता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है दोस्तों कि अगर अपने आप के बारे में बताना हो, क्योंकि अभी देखिए इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन, अगर इंटरव्यूअर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, वो यही पूछता है कि जनरली टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें होता यही जानना, इंटरव्यूअर यही जानना चाहता है कि अभी मैं किसी टेक्निकल क्वेश्चन पे तो नहीं आया हूँ, अगर अभी मैं किसी जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पे तो नहीं आया हूँ, तो क्या इंसान में इतना कॉन्फिडेंस है, क्या कैंडिडेट में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे ये अपने बारे में कॉन्फिडेंटली बता पाए। तो यही क्वेश्चन है जिसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। This is something you will be asked a lot at the beginning of an interview. Here are three tips that help you nail the opener. इसे nail the opener भी कहते हैं या कम्युनिकेशन स्टार्टर भी कहते हैं कि आपसे बात करने में कैसे स्टार्ट किया जाए। तो इंटरव्यू इन्हीं चीजों का यूज करता है। आइए देखते हैं कि क्या टिप्स हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सबसे पहली चीज, बी ऑनेस्ट एंड एंगेजिंग। आपको ऑनेस्ट होना है और आपकी बातों को एंगेज करना आना चाहिए। अपनी बातों से इंटरव्यूअर को एंगेज करना आना चाहिए। देखिए, एक चीज और बताता हूं, यहां आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बताना क्या क्या है। एक सिंपल सा शॉर्ट सा आंसर होता है। आपको अपना नाम बताना है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। स्पेशल और साथ में जो फ्रेशर्स की अगर मैं बात करूं जिनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, या फ्रेशर्स की अगर मैं जैसे कि मैं बोल रहा था कि फ्रेशर्स की बात करूं, उनको उनका अगर ये क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, आप अपनी हॉबीज जोड़ सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको अपना नाम बताना है, आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना है, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। या अगर फ्रेशर जिनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने सर्टिफिकेशंस बता सकते हैं और हॉबीज बता सकते हैं। हॉबीज पर आपको तभी जाना है अगर आपको लगता है कि आपका जवाब बहुत छोटा है, बहुत जल्दी खत्म हो गया है। अदरवाइज आपको अपने नाम, अपने क्वालिफिकेशन और अपने सर्टिफिकेशंस या एक्सपीरियंस के साथ ही
स्टिक करना है। अब यहाँ बात आती है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होने का मतलब कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपको उसके लिए ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। अगर आप झूठ के साथ जाएँगे, तो दोस्तों वो पहले क्वेश्चन में ही आपकी बॉडी लैंग्वेज रिवील कर देगी कि आपका ये एक्सपीरियंस झूठा है या आपकी ये बात झूठी है। और एंगेजिंग होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप सामने वाले को अपनी बातों में सच्चाई दिखाएँगे तो सामने वाला आप में इंटरेस्ट भी लेगा। अगर आपके सर्टिफ़िकेशंस अच्छे हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से काम कहीं किया है, एक्सपीरियंस बताते हुए आप बता सकते हैं कि हाँ सर, मेरी ये इस लोकेशन पर जॉब थी या मेरी इस डिपार्टमेंट में जॉब थी, यहाँ पर हमने कुछ ऐसा किया कि उससे टीम को बहुत फ़ायदा हुआ। तो आपको एंगेजिंग सामने वाले को अपना इंटरेस्ट जनरेट करना है आपके अंदर कि उस जॉब में आप पूरी तरह से फिट बैठे। अगली चीज़ resist to urge to give a detailed account of the last 2 decades of your career. The interviewer is looking for an answer that shows them you are qualified and can respond to an unstructured question. जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया दोस्तों, ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है। सामने वाला सिर्फ देखना चाहता है कि क्या ये मुझसे कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है या नहीं, क्या मुझे एंगेज कर सकता है या नहीं, या सामने वाले का या मैं इस आंसर से कैंडिडेट मुझे सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस देखने के लिए। हाँ, बात ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि फ्रेशर्स को तो अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और हॉबीज बता सकते हैं या सर्टिफिकेशंस बता सकते हैं, पर जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लंबा है, फॉर एग्जांपल किसी ने 5 सालों में क्या बोलते हैं 8 या 9 जगह काम कर लिया है, तो उनको वो अपना आंसर छोटा करना है। वो मेन पॉइंट बता सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में और उस आंसर को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। यूज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन टू प्रिपेयर। देखिए दोस्तों, मैंने शुरुआत में भी कहा कि आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब डिस्क्रिप्शन या टर्म ऑफ रेफरेंस आपको पता होने चाहिए। रीज़न क्या है कि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बातों-बातों में बता सकते हैं कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन ये है और वहाँ पर अपने आप को सेटल करके कि सर ऐसी-ऐसी चीज़ें मैंने ऑलरेडी की हैं, ठीक है? अगर जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता है और वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ मेल खाता है, तो आप अपने आप को दोस्तों फिट कर रहे हैं उस जॉब में सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है? तो जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आपको पता है, तो उसी हिसाब से आप आंसर प्रिपेयर की करेंगे और सामने वाले को बता पाएँगे। Tie your story to their needs. People love a good tale, so weave in some personality, connect your story back to the job, keep it short and be truthful. देखिए दोस्तों, अब यहाँ इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? इस चीज़ का मतलब दोस्तों सीधा-सा है कि सामने वालों को, हर एक इंसान को एक अगर पिरोई हुई बात बताई जाती है, तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, तो अगर मुझे बोला जाए कि मेरी क्वालिटी क्या है, अगर मुझसे एक क्वेश्चन किया जाए, तो मैं कहूँगा मेरी क्वालिटी लीडरशिप है और मैं साथ में उसमें ये जवाब दूँगा कि ये लीडरशिप ही क्यों? तो इस चीज़ का आंसर मैं यही करूँगा कि सर मुझे बचपन से ही लीडरशिप मेरी क्वालिटी रही है, मेरा शौक रहा है। अगर मैं अपने स्कूल टाइम की बात करूँ, तो मैं मॉनिटर था। अगर मैं कॉलेज टाइम की बात करूँ, तो वहाँ पर भी डिफरेंट क्लब्स में मैं वहाँ पर अपने आप को रिप्रेज़ेंट करता आया हूँ और वहाँ का प्रेज़िडेंट रहा हूँ। तो ये एक लीडरशिप मेरी बोर्न क्वालिटी है जिसको मैं साथ लेके चलता हूँ और आज यहाँ पर भी एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर या जो भी उस जॉब का डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो यहाँ पर मैं फिट बैठता हूँ। तो दोस्तों मैं वही कह रहा हूँ कि अपनी कहानियों को आप अच्छे से पिरो के सामने वाले के सामने रखेंगे, तो एक अलग ही इफ़ेक्ट आता है। अब देखिए, अगर हॉस्पिटैलिटी की बात करता हूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई यू वांट टू गेट दिस जॉब, या किसी भी इंडस्ट्री में ये क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो अगला क्वेश्चन एक अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई यू वांट दिस जॉब। तो आप अपनी कहानी को पिरो सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी में क्या होता है कि सामने वाले की देखभाल करनी होती है। होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, मेन जो कंसंट्रेशन रहती है कि सामने वाला कैसे देखभाल कर पाता है या असिस्ट कर पाता है। तो आप बता सकते हैं कि सर मेरे घर पे जो है मैं शुरुआत से ही अपने दादा-दादी का ध्यान रखता था और मुझे एक आदत हो गई कि हाँ, मैं कहीं न कहीं अपने इस काम को अपनी हैबिट में ला सकता हूँ, अपनी क्वालिटी में ला सकता हूँ और आज इसी वजह से मैंने हॉस्पिटैलिटी में अपना ग्रेजुएशन किया है या एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन किया है और इस जॉब के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से उपयुक्त मानता हूँ, सैटिस्फाइड मानता हूँ, जिस वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया। यही चीज़ अगर अकाउंटिंग के कैंडिडेट से पूछा जाए कि आप अकाउंटिंग में क्यों आना चाहते हैं? व्हाई यू वांट टू गेट दिस जॉब?
तो उसका आंसर यहाँ पर ये रहेगा कि मुझे बचपन से ही नंबर से खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, मैं अकाउंट्स में बहुत अच्छा था। अगर मेरे सिबलिंग अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे जो भाई-बहन जो थे, वो उनको भी सामान लेने बाज़ार से नहीं भेजा जाता था। मेरे पेरेंट्स मुझे भेजते थे क्योंकि मुझे हर चीज़ का हिसाब रखना बहुत अच्छा लगता था और यही चीज़ आगे मेरी क्वालि ये हॉबी मेरी क्वालिटी में डेवलप हो गई और आज मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ ताकि मुझे अकाउंटिंग की जॉब मिल पाए और आई थिंक आई एम द फिट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। तो इस तरह से दोस्तों हम आंसर करेंगे तो सामने वाले पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट, बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि दोस्तों आप अगर ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेक्शन को बताने के लिए कि दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आप में फ़ियर आ गया, अगर आप में कन्फ्यूज़न आ गई, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर कैसे करें? मैं गारंटी दे के कहता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं बहुत छोटी-छोटी, बहुत कारगर, बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें जो 1000% आप पर काम करेगी वो बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ब्रीथिंग एक्सरसाइज फॉर कामनेस एंड कॉन्फिडेंस। तो देखते हैं सबसे पहली चीज देखते हैं कामनेस के लिए हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं, आपको कोई डर मन में बैठ गया। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि पोस्ट एक है और 50 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपको लगा कि अरे यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता नहीं यार क्या है, यहाँ पर तो बहुत लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं, आसपास में आपने किसी से बात की, आपको ये लगा अरे यार ये इन लोगों को तो मुझसे ज्यादा नॉलेज है, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। किसी और से बात की आपने तो आपको लगा अरे नहीं यार इनकी क्वालिफिकेशन तो मुझसे बहुत ज्यादा है, सर्टिफिकेशन तो मुझसे बहुत ज्यादा है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीजों से जनरली आपको कंफ्यूजन, आपके पेट में बटरफ्लाइज, आपके पेट में गुदगुदी, आपकी टांगे कांपने लग सकती हैं या आपको एक फियर आ सकता है, आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आ सकती है। तो दोस्तों एक अचूक उपाय आपको मैं बता रहा हूं कि उस फियर को, उस कंफ्यूजन को, उस डर को कैसे दूर करना है। यहां पर दोस्तों हमारे पास एक टेक्निक है कामनेस के लिए, X4X2X। ये टेक्निक दोस्तों इसको जेन टेक्निक हम बोलते हैं। जनरली योगीज जो होते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो अपना मन शांत रखने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये है क्या दोस्तों, X4X2X, यानी कि X आपको इनहेल करना है। 1 सेकेंड के लिए आप इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, 4 सेकेंड के लिए आप रोकेंगे और 2 सेकेंड में आप उसे ब्रीथ आउट कर देंगे, उस सांस को बाहर निकाल देंगे। जनरली ये दोस्तों X4X2X करना मुश्किल होता है, तो हमने इसके साथ 2 का काउंट ऐड कर दिया है। आपको करना क्या है, फॉर द 2 सेकेंड यू विल इनहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रल्स, अपने नाक से 2 सेकेंड के लिए सांस लेंगे, 8 सेकेंड के लिए स्टॉप करेंगे, रुकेंगे और 4 सेकेंड में जो सांस आपने भरी हुई है उसको धीरे धीरे करके आप निकाल देंगे। फिर से बता देता हूं दोस्तों, फॉर 2 seconds you will inhale from your nostrils, 8 सेकेंड के लिए आपको रुकना है, सांस को थामना है और उसके बाद अगले 4 सेकेंड में आपको धीरे 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 करके अपनी वो सांस छोड़ देनी है। और जैसे ही आप ये सांस छोड़ेंगे आपको एक रिलीफ महसूस होगा। करके देखिएगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन होगा वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा और बहुत अचूक उपाय है। अब बात करते हैं दोस्तों, कामनेस के लिए मैंने आपको बता दिया, मन शांत करने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको बता दिया। अगली चीज क्या, आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है। दोस्तों मैं बहुत ही अलग चीजें बता रहा हूं, सिर्फ सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देके, अपनी इनहेलिंग पर ध्यान देके आप इन एक्सरसाइज को यूज करके इन कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है दोस्तों कॉन्फिडेंस बूस्टिंग की, दैट यू हैव टू टेक 5 लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स। 5 लंबी और गहरी सांसें लेनी है। इनहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रल्स एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। जनरली हम दोस्तों सांस नाक से ही लेते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं, लेकिन यहां पर आपको क्या करना, यहां पर आपको नाक से इनहेल करना है और अपने मुंह के द्वारा उसे एक्सहेल कर देना है। इस टेक्निक के पीछे ना दोस्तों बहुत बढ़िया कहानी छुपी है। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में होते थे और हमारा कोई भी फंक्शन होता था, तो जो पीटी सर होते थे वो हमेशा स्टेज स्टेज के पास खड़े होते थे और वो अक्सर ये कहते थे कि बेटा अगर डर लग रहा है ना, तीन तीन चार लंबी गहरी सांसें लो और
सही मायने में उस वक़्त हमें ये चीज़ नहीं पता था, लेकिन जब रिसर्च की गई, जब पढ़ा इन चीज़ों के बारे में, तो ये दोस्तों वो अचूक उपाय है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकता है। आपको चाहे जैसा भी, अगर आप शांत भी फ़ील कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस से बैठिए, अपने वेटिंग एरिया में बैठे हैं, 5-6 लंबी गहरी साँसें आपने ली, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही काम करेगा। आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही ताकत, अलग ही शक्ति का संचार हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाट शुड बी द बॉडी लैंग्वेज एंड अपीयरेंस। देखिए, बॉडी लैंग्वेज के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो 50 वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पे बनाए जा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज है क्या? बॉडी लैंग्वेज हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बट व्हेन यू आर इन an interview or going to deliver any presentation, it becomes major criteria of selection। बिल्कुल दोस्तों, ये आपके इंटरव्यू का मेजर क्राइटेरिया बन जाता है। क्यों बन जाता है, उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप ये जो बॉडी लैंग्वेज है, इसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन, आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, चाहे आप स्टेज पर हैं, चाहे आप दो लोगों के बीच में बात हो रही है, चार लोगों के बीच में बात हो रही है, तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, इसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उस बातचीत में 60 से 70% तक अपना रोल निभाता है। सिर्फ 30 से 40% तक हमारे शब्द होते हैं, लेकिन बाकी जो काम करता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये बॉडी लैंग्वेज करती है कि हम सामने वाले से किस तरह देखते हुए बात कर रहे हैं, हमारे हाथ कैसे हैं, क्या अगर हमारे हाथ बंधे हुए तो नहीं है, क्या हम सामने वाले से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं या नहीं, कि हमारा ब्रीथिंग पैटर्न क्या है, क्या सामने वाले से बात करते हुए हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं या नहीं, क्या हम इधर-उधर बगले तो नहीं झाँक रहे। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये सब चीज़ें बताती हैं कि आप एग्ज़ैक्टली क्या कहना चाहते हैं, क्या आप सच बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, क्या आपको बात करते हुए पसीना तो नहीं आ रहा है, क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के अंडर आती हैं और इस पर हमें अपना कमांड बहुत ज़रूरी है। हमें हर तरह से देखना है कि सामने वाले इंटरव्यूअर की अगर बात करें, तो उसको हमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों में ही हमें महारत हासिल करनी होगी, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ यार, यही तो है राइट चॉइस बेबी, यही है राइट चॉइस बेबी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। How do you dress, groom, greet, shake hands, use eye contact, how you sit, maintain posture, use your hands, move your head, maintain facial expression, listen positively or enter and leave a room। देखिए दोस्तों, जब भी आप सामने अपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, आपने अपने आप को कैसा दिखाया हुआ है, आप सामने वाले से हाथ कैसे मिला रहे हैं, आपका नज़र सामने वाले से आँखों में आँखें डालकर बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आँखों में आँखें डालने बोलने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को घूर रहे हैं, पर क्या आप एक पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं? आप किस तरह से बैठ रहे हैं? आप सही बैठे हैं या आप इधर उचक के बैठे हैं या टेढ़े होकर बैठे हैं? किस तरह का पोस्चर है, आपको किस तरह का पोस्चर मेंटेन करना है, ये भी मैं आपको आगे बताऊँ। आपको अपने हाथ कैसे हिला रहे हैं? क्या आप बात करते हुए कुछ हाथों को हिला रहे हैं? या आप अपने हाथ यूज़ करते हैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए या नहीं? आपका हेड मूवमेंट कैसी है? आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं? क्या आप शांत दिख रहे हैं या नहीं? शांत दिखने के लिए मैंने आपको वो एक्सरसाइज़ अभी बता दी है, ठीक है? तो आपका रूम में एंटर करना और रूम से बाहर निकलना, ये सब चीज़ आपके इंटरव्यू का ही पार्ट होता है। देखिए दोस्तों, जब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जब आप रूम में एंटर करते हैं, अभी आपने किसी से कोई बात नहीं की है, किसी इंटरव्यूअर से या बोर्ड से कोई बात नहीं की है, आपने सिर्फ रूम में एंटर किया है, तो उस इंटरव्यूअर को क्या दिखता है? सिर्फ आपका चेहरा दिखता है, आपके कपड़े दिखते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस दिखता है। दोस्तों, इस चीज़ में आपको महारत हासिल करनी है कि आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपने बॉडी लैंग्वेज और अपनी अटायर से, अपनी ड्रेसिंग सेंस से सामने वाले को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हियर आई ऑलवेज से ड्रेस फॉर सक्सेस। देखिए दोस्तों, मैंने आज तक भगवान की दया से कहीं या ऊपर वाले की कृपा से कभी भी कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ जिसमें मैंने सक्सेस ना ली हो। मैं हर इंटरव्यू में पास हुआ और मैं हमेशा इसी वजह से कहता हूँ कि ड्रेस फॉर सक्सेस, कि आप कपड़े ऐसे पहन के जाएँ कि सामने वाले को लगे यार यार, यही तो है, क्या इसने कपड़े पहने हैं। उसके बाद जब आपकी नॉलेज सामने आती है और या जब आप एक डेडली कॉम्बो बन जाते हैं, ठीक है? पर्सनैलिटी और नॉलेज का जब आप एक डेडली कॉम्बो बन जाते हैं, तो सामने वाले को एक
परसेंट भी उसके दिमाग में डाउट नहीं होता उस जॉब को आपको देने में। Always wear comfortable formal clothes. Boys can carry formal plain check shirt. White shirt is always leaves major impression with formal leather shoes. देखिए दोस्तों, अगर बॉयज की अगर मैं बात करूं तो आपको एक फॉर्मल क्लोथ्स पहनने हैं। देखिए नौकरी चाहे कैसी भी हो, जॉब कैसी भी हो, चाहे वो कॉल सेंटर का इंटरव्यू हो, चाहे वो अकाउंटिंग का हो, हॉस्पिटैलिटी का हो, आईटी सेक्टर का हो, ठीक है, आपको कभी भी कैजुअल कपड़े पहन के नहीं जाने। चाहे आपने कभी उस कंपनी में विजिट किया हो, लोग वहां पर कैजुअल कपड़े डाल के आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी कैजुअल कपड़े नहीं डाल के जाने हैं। आपको हमेशा फॉर्मल कपड़ों में जाना है। बॉयज के लिए एक फॉर्मल प्लेन शर्ट। अगर मैं व्हाइट शर्ट की बात करूं तो दोस्तों व्हाइट शर्ट की बात ही अलग होती है। मैं हमेशा कैरी करता हूं मुझे, और मैं टाई भी कैरी करता हूं। अगर आप टाई के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप टाई भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाइट शर्ट हो या चेक शर्ट हो और साथ में लेदर शूज हो, आपको ध्यान रखना है स्पोर्ट शूज नहीं डालने। अगर गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स कैन कैरी ए कंफर्टेबल इंडियन सूट और व्हाइट फॉर्मल शर्ट विद फॉर्मल पैंट विद अ कंफर्टेबल एंड फॉर्मल फुटवियर। गर्ल्स इंडियन सूट कैरी कर सकती हैं। अगर उनको वेस्टर्न डालना है तो फॉर्मल शर्ट, व्हाइट फॉर्मल शर्ट, मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा, और उसके साथ फॉर्मल पैंट यूज कर सकती हैं। और कुछ कंफर्टेबल या फॉर्मल फुटवियर, फुटवियर में देखिए गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई फुटवियर नहीं होना चाहिए जिसपे बहुत स्टोन्स लगे हों, मोती लगे हों या फ्रिल्स लगी हों। तो ऐसा कोई फुटवियर ना यूज करें, फॉर्मल फुटवियर को कैरी कर सकते हैं। अब हमें अवॉइड क्या करना है दोस्तों? अवॉइड वेयरिंग डार्क कलर्ड और शाइनी क्लोथ्स, टी शर्ट्स, जीन्स। हमें बहुत ज्यादा डार्क शर्ट्स नहीं पहननी है। जैसा कि मैंने प्लेन शर्ट बताया, तो प्लेन शर्ट में भी दोस्तों कि बहुत ज्यादा डार्क क्लोथ्स ना हो। ठीक है, कोई लाइट कलर्ड शर्ट आप पहन सकते हैं, शाइनी क्लोथ ना हो, टी शर्ट बिल्कुल नहीं पहननी है, जीन्स बिल्कुल नहीं पहननी है। अवॉइड कैरिंग स्पोर्ट शूज। ये अक्सर गलती होती है दोस्तों कैंडिडेट से कि ऊपर तो पहनावा बहुत अच्छा हो जाता है, अटायर्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर पैरों की बात करें तो स्पोर्ट शूज पहने जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना। योर अपीयरेंस एंड ड्रेस आर द फर्स्ट टू बी कम्युनिकेटेड टू एन इंटरव्यूअर। जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों, जब आप एंटर करते हैं तो सबसे पहली चीज है कि आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है। इन सब चीजों पे ध्यान जाता है। योर आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर हेल्प्स एस्टेब्लिश रेपो एंड मेंटेन इंटरेस्ट। तो सामने वालों से जैसे अगर आपने अच्छे से आई कांटेक्ट बनाया हुआ है तो वो दोस्तों बिल्कुल आपकी रेपो को इम्प्रूव करता है और इंटरेस्ट सामने वाले का आप में क्रिएट हो जाता है। अब बात आती है दोस्तों हाउ टू सिट विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए कैसे बैठना है, क्या आपका पोस्चर होना चाहिए? तो उसमें दोस्तों ऑलवेज सिट विद स्ट्रेट स्पाइन, वाइड शोल्डर्स एंड एक्सपेंडेड चेस्ट। ये भी दोस्तों एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की तक का तरीका है। ये सही पोस्चर भी है और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का भी तरीका है। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर आप बैठ रहे हैं या आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपके शोल्डर्स वाइड होने चाहिए। वाइड का मतलब वो नहीं जैसे बाउंसर्स के वाइड होते हैं, एक कंफर्टेबल तरीके से वाइड होने चाहिए, झुके हुए ना हो, अंदर की तरफ ना हो। एक वाइड शोल्डर्स के साथ, कंफर्टेबल वाइड शोल्डर्स के साथ और एक्सपेंडेड चेस्ट के साथ आपको बैठना है। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए भी जा रहे हैं दोस्तों, किसी अच्छे कम्युनिकेशन, किसी बड़े इंसान या किसी सीनियर सीनियर एम्प्लॉय से बात करने भी जा रहे हैं, तो दोस्तों अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के, वाइड शोल्डर्स रख के और एक्सपेंडेड चेस्ट रख के चले जाइएगा दोस्तों। सामने वाले आपको जरूर सुनेंगे, क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस मैक्सिमम पर होगा। While sitting in front of interviewer, your hand should be on your knees। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। ये जो मेल पिक्चर्स हैं ये तीनों ही गलत है। ठीक है, ये जो इवन जो थर्ड पोस्चर है ये भी गलत है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इनकी क्रॉस लेग्स हैं। क्रॉस लेग्स का मतलब यही है कि आई डोंट वांट टू लिसन यू। अगर आपके क्रॉस लेग्स या क्रॉस हैंड्स होते हैं तो इसका मतलब ये होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये सामने वाले को बताती है दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद यू, आई डोंट वांट टू लिसन यू, बट स्टिल आई एम लिसनिंग। तो यहाँ पर ये जो फीमेल पोस्चर है इसे हमें फॉलो करना है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हूँ या फीमेल कैंडिडेट हूँ, उनको ये सेम पोस्चर हमें कैरी करना है किसी भी इंटरव्यू के बाद। अगली बात दोस्तों, ऑलवेज कैरी योर रिज्यूमे इन अ गुड फाइल फोल्डर। देखिए जनरल ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको कैसा फोल्डर लेके जाना है, लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है सामने वाले पे। जैसा कि मैं भी इंटरव्यू लेता रहता हूं, तो मेरे पास कई बार कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं कि अपना रिज्यूमे ऐसे हाथ में ले आते हैं, या उनकी फाइल जो होती है वो अच्छी नहीं होती, बहुत पुरानी सी होती है। लेकिन ये चीज भी दोस्तों
बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालती है। अगर मान लीजिए हम हज़ारों की जॉब करने जा रहे हैं और हमें अगर 50-60 रुपए या 100 रुपए अगर अपने किसी फ़ाइल फ़ोल्डर के लिए खर्च करने पड़े, अपनी उस जॉब को लेने के लिए खर्च करने पड़े, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। वो शायद आपकी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगाएगा, तो हमेशा एक अच्छा फ़ाइल फ़ोल्डर कैरी करें, अपने रिज़्यूमे को निकाल के देने के लिए। एक सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपकी अटायर्स अच्छी हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है और सामने वाले से बात करने से पहले आप एक अच्छे से फ़ोल्डर से सामने वाले को अपना सीवी निकाल के दे रहे हैं, तो हर चीज़ आपके लिए पॉज़िटिव रह जाती है। अगली बात, बिहेव प्रॉपर्ली इवन सिटिंग इन वेटिंग एरिया। एवरीथिंग इज ऑब्जर्व्ड। हर बात देखी जाती है दोस्तों। जनरली कहा जाता है कि जब आप इंटरव्यूअर से बात करते हैं तभी आपको ऑब्जर्व किया जाता है। नहीं, आपकी गलत फहमी है दोस्तों। हर चीज ऑब्जर्व होती है। आप वेटिंग एरिया में कैसे बात कर रहे हैं, आप कहाँ इधर उधर तो नहीं घूम रहे हैं, आप पानी कैसे पी रहे हैं, हर चीज। जितनी अच्छी कंपनी होगी वो एचआर के पास कोई ना कोई एचआर से वहां वेटिंग एरिया में भी बैठा होगा, वो ये देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कि ये इंसान वहां पर वेटिंग एरिया में न्यूसेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो नेगेटिव है इसके बिहेवियर में। तो हर बिहेवियर देखा जाता है दोस्तों, हर चीज देखी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हर चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपसे मैंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के बारे में बात की, आपको अटायर्स के बारे में बात की, आपको ये तक बताया कि आपको फाइल फोल्डर भी अच्छा लेके जाना है, आपको ये बताया आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको लेदर शूज कैरी करने हैं, कम्फर्ट फीमेल्स की अगर बात करूँ तो फॉर्मल फुटवियर कैरी करना है। हर चीज़ आपके पोस्चर के बारे में, आपकी ब्रीथिंग पैटर्न के बारे में, हर चीज़ के बारे में बात की दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आपको लगता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊँगा दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो लेकर। सिलेक्शन भव।